नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। आज की क्लास में हम एक विशेष चर्चा आपके साथ करने वाले हैं कि आंसर राइटिंग में कैसे हम अप्रोच करें, आंसर राइटिंग में कैसे लिखें। और होता है ना कि हमें बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं कि भाई हमें आता सब था लेकिन समझ में नहीं आता कि लिखे कैसे। तो बस उन्हीं चीज़ों पे आज हम आपकी इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं कि आंसर राइटिंग के लिए क्या टेक्निक हो, क्या स्मार्ट टेक्निक हो जिससे हम एक बेहतरीन आंसर लिख सकें। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करें इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर हम और आप शुरू करते हैं आज की इस स्पेशल क्लास को। देखिए, ये स्लाइड मेरे बारे में है। यदि अनअकैडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से एक सिलेक्शन अनअकैडमी के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से होते आया है। ये 50% ऑफ ऑफर अलर्ट है जो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, जिसमें आरंभ बैच है जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर और फाउंडेशन बैच है जिसकी ड्यूरेशन 2 ईयर्स है। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र कि यदि आप मुख्य इंटरव्यू की जो परीक्षा है इसमें को भी पार कर ले जाते हैं, इस चुनौती को भी पार कर ले जाते हैं, तो अनअकैडमी आपको 100% फी रिफंड देगा। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम जिसमें 16 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिससे आप अपने मेंस की प्रिपरेशन को और निखार सकते हैं। यूपीएससी मार्गदर्शक प्रोग्राम है ये। इसके अलावा आरंभ फाउंडेशन बैचेस हैं आईएएस 2024 और 2025 के लिए, जो 29 जून से शुरू हो रहा है। और यदि आप इसमें इनरोल कराना चाहें तो आप एमके लाइव रेफर कोड का यूज़ अवश्य करें। लक्ष्य बैच है यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए और इसकी शुरुआत 22 जून से ही हो चुकी है। तो यदि इसमें भी आप नामांकन कराना चाहते हैं तो आप एमके लाइव रेफर कोड का यूज़ अवश्य करें। ये कुछ ऑप्शनल बैचेस हैं, इनके बारे में भी जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, पबैड, राइट। और ये कुछ अलग से फिर ऑप्शनल बैचेस के बारे में ही इंफॉर्मेशन है। इनमें से किसी भी बैच में एडमिशन के लिए आप एमके लाइव रेफर कोड का इस्तेमाल करें। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कि आंसर राइटिंग की निंजा टेक्निक क्या हो। तो निंजा मतलब क्या कि जो जो कम समय में एफिशिएंट काम कर ले या दक्ष काम कर ले, तो कैसे हमें आंसर राइटिंग को अप्रोच करना चाहिए। अगर मैं आपसे खास बात पहले डिस्कशन के पहले ये समझूं कि मतलब आगे बढ़ने के पहले ये समझें कि दरअसल जो आंसर राइटिंग का नेचर है या आंसर का नेचर है वो क्या है, कि और आंसर राइटिंग में हमें दरअसल समस्या ही क्यों आती है आंसर लिखते समय। तो प्रॉब्लम इस बात की होती है कि दरअसल हम दो चीज़ों में परेशान होते हैं। पहला कि आंसर राइटिंग में कंटेंट क्या डालें, मतलब एक समस्या तो हमारे सामने होती है कंटेंट क्या रहना चाहिए, दूसरी तरफ प्रॉब्लम होती है इंटेंट क्या रखना चाहिए, राइट। कंटेंट मतलब कि इस आंसर में जो मैं शब्दों का यूज़ कर रही हूँ, जो मैं डेटा दे रही हूँ या जो भी मैं इंफॉर्मेशन डालने जा रही हूँ वो इंफॉर्मेशन की गैदरिंग कैसे हो। दूसरा इंटेंट यानी कि जो पूछा जा रहा है मैं उसी लाइन में रहूं, ऐसा ना हो कि वो पूछ कुछ और रहे मैं बता कुछ और रही हूँ। तो ये दो चीज़ें मैटर करते हैं जब हम आंसर राइटिंग को अप्रोच करते हैं तब। अब जैसे मान लो कि अगर हमें इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें आंसर राइटिंग में कंटेंट देखना है और इंटेंट देखना है, तो फिर तो वही बात हो गई, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिख लेगा। लेकिन जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी जो परीक्षा है इसका नेचर कभी भी नॉलेज टेस्टिंग नहीं है। नॉलेज हमेशा से सेकेंडरी रहा है। यदि यूपीएससी के बारे में देखें तो एटीट्यूड हमेशा मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूपीएससी प्रिपरेशन का एक ग्राफ समझे तो ग्राफ कैसा होता है। कहा जाता है कि यूपीएससी आस्क पे फोकस करती है, ASK। इस आस्क में सबसे नीचे होता है के के का मतलब होता है के फॉर नॉलेज, के फॉर नॉलेज, कि सबसे पहले जो है यूपीएससी के में आपका नॉलेज रखती है। फिर जब हम इस ट्रायंगल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो आता है एस, और एस का मतलब होता है स्ट्रैटेजी। फिर आता है ए, इसको कहते हैं एटीट्यूड, ठीक। यानी जब हम यूपीएससी तैयारी की अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो सबसे पहले मुझे फोकस करना चाहिए नॉलेज पे कि ठीक है मुझे बहुत सारी चीज़ें जाननी है, जो भी 6वीं से 12वीं तक की घटना है जब हमने नई पढ़ाई करी एनसीईआरटी की, तो आप चलो उठा के देखते हैं और उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो नॉलेज पे,
उसके बाद जरा स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी मतलब देखो, अगर देखा जाए यूपीएससी सिलेबस तो इतना वाइड है, इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे लिए पढ़ने को। तो अगर हम स्ट्रैटेजाइज नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजाइज मतलब योजनाबद्ध चरणबद्ध प्लान तरीके से अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर वो आपका हार्ड वर्क हो जाएगा। और यहाँ हार्ड वर्क के साथ साथ, हार्ड वर्क तो चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कि हार्ड वर्क चाहिए ही नहीं, हार्ड वर्क चाहिए, बट उसके साथ साथ मुझे स्मार्ट होने की ज़रूरत है, राइट। स्मार्ट का भी कहीं ना कहीं देखिएगा, अगर एक्रोनिम समझे तो स्मार्ट का एक्रोनिम क्या है। स्मार्ट अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, अच्छा स्मार्ट पे आए तो पहले पहले देखिए, सबसे पहले क्या करिए, नॉलेज गैदर करिए, फिर अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करिए। स्ट्रेटेजी कैसे, एस फॉर, एस का मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी एक बार में आप किसी एक चीज का चुनाव करो कि अभी आपको क्या करना है। स्पेसिफिक हो जाइए कि जैसे सपोज करो, मान लो कि मुझे छोटा सा एक टॉपिक तैयार करना है, लेट्स से कि मुझे प्लानिंग देखना है कि प्लानिंग कमीशन कैसे कैसे काम कर रहा है। तो एक हफ्ते का मैंने टाइम बनाया स्पेसिफिक, अब मुझे एक हफ्ते में यही देखना है। फिर एम का मतलब होता है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है आप हर दिन अपने गोल को ट्रैक भी करिए, हर दिन आप चेक भी करिए कि हाँ आप जो चीज़ मतलब कर रहे हैं या जो चीज़ आपको अटेन करना, उसमें आप कितना कितना आगे पहुंच पा रहे हैं। जैसे अभी हमें यूपीएससी देने के लिए 350 दिनों का लगभग समय है, तो अब मैं स्पेसिफिक हो जाऊँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें इस एग्जाम के लिए पढ़ना है। मेजरेबल करूँ मतलब हर दिन मेजर करूँ कि हर दिन मैं अपना जो बड़ा सा लक्ष्य है उसमें धीरे धीरे कितनी चीज़ों को क्या कर रही हूँ, मतलब प्रोग्रेस करते जा रही हूँ। थर्ड होता है अकाउंटेबिलिटी। पढ़े होंगे ना गवर्नेंस में, गवर्नेंस, एफिशिएंट गवर्नेंस कौन सी होती है, जो अकाउंटेबल हो, ठीक है। तो ए मतलब हो गया आपका अकाउंटेबल, अपने प्रति जवाबदेह बनिए, अकाउंटेबल। अब आर मतलब क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड। ऐसा ना हो बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, हमारी तैयारी होनी चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेड। और टी का मतलब है टाइम बाउंड, हमारे पास सीमित समय है, पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है, जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ों को, हमें अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले नॉलेज, नॉलेज के बाद स्ट्रैटेजी। मैंने नॉलेज भी ले ली, मैंने स्ट्रैटेजी भी बना के तैयारी कर ली, अब मैटर करता है कि मेरा एटीट्यूड कैसा है। यदि मेरा एटीट्यूड ऐसा होगा कि भाई मेरे को जीतना है, हर हाल में करना है, तो हम कर ले जाएंगे। अगर एटीट्यूड हमारा सही नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यूपीएससी की तैयारी इस आस्क प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। तो यही जो सेम मैनर है ये हमारी आंसर राइटिंग में भी मैटर करता है कि पहले हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए उसकी आंसर करने के लिए आपके पास नॉलेज हो। चलो नॉलेज ऐसा भी नहीं है कि सबका सब आ सकता है, थोड़ी बहुत टिडबिट्स चलता है। 80% अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन में, 70% आ रहा है, दैट्स ओके। नाउ स्ट्रैटेजी बनाइए कि अब इस क्वेश्चन को मुझे कैसे आंसर देना है। और लास्ट में आता है एटीट्यूड, कि क्या आपका एटीट्यूड एक सिविल सेवक का एटीट्यूड है, क्या आप में वही क्षमताएं, वही मतलब गुण हैं जो एक सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी है, और उसी उसी मैनर में जाके आप अपना आंसर लिख रहे हैं। देख, हमने वैसे भी आपसे पहले भी चर्चाएं की हैं कि एक सिविल सेवक को उन परिस्थितियों में काम करना होता है जब देश में संसाधन बहुत कम होंगे, संसाधन कम होंगे और अपेक्षाएं ज़्यादा होंगी। यानी ऐसे समझिए कि आपके पास नॉलेज बहुत कम है और आपसे पूछा बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो जो जिसका एटीट्यूड ऐसा होगा ना कि भाई इतने में ही मुझे अच्छा बेस्ट कर देना है, बेस्ट करके दिखाना है, वो विनिंग की तरफ ज़्यादा होगा, राइट। तो आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है दो चीज़ें, एक है आपका कंटेंट, आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, दूसरा इंटेंट, मतलब कि जो मेरे से पूछा जा रहा है मुझे उसी लाइन में होके अपने आंसर को देना है। अब पहले तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमें आंसर कैसे लिखना है, किस किस तरीके से, किस किस अप्रोचेस को फॉलो करना है। बाकी एक दो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस भी करिएगा साथ के साथ, ताकि आपको आइडिया लगे कि जो है आंसर राइटिंग और बेहतर इम्प्रूव कैसे हो सकती है। अब क्लास की शुरुआत करें तो एक एक जरूरी बात ये याद रखिएगा, डिस्क्लेमर याद रखिएगा कि कोई भी आंसर ऐसा नहीं हो जिसको आप बेस्ट आंसर कहेंगे, राइट। वैसे मार्केट्स में या जो एक्सपर्ट्स के थ्रू कुछ हमें वो होता है ना, सैम्पल आंसर्स मिल जाते हैं। याद रखिएगा कि सैम्पल आंसर्स को भी हम बेस्ट आंसर्स नहीं मान सकते हैं। नो बडी इज परफेक्टली परफेक्ट, है ना, कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, सब में थोड़ी थोड़ी खामी रहती है। तो आप धीरे 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 बस बेस्ट जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना उनकी तरफ बढ़िए। जो एक बहुत मतलब विचारक हुए थे प्लेटो और अरस्तु, कहा जाता है प्लेटो आदर्श का पीछा करते थे कि आदर्श हो जाए, आदर्श हो जाए, आदर्श हो जाए, आदर्श तो कभी होना ही नहीं था। और अरस्तु हमेशा बात करते थे कि जो बेस्ट प्रैक्टिकल है ना,
कि जो सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा व्यवहारिक कुछ है तो मुझे उसकी खोज करनी चाहिए और मुझे व्यवहारिकता का जो है पीछा करना चाहिए, ना कि आदर्श का। ठीक है, तो अभी आप ये सोचिएगा कि भाई आदर्श मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेरा बेस्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर होना चाहिए कि मेरा कंटेंट और इंटेंट आंसर में सामने आ जाना चाहिए और वहीं पे आई हैव डन माई जॉब। ठीक, अब इसके बाद अगर अभी आप मतलब न्यू कमर्स हैं तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आंसर लिखने की शुरुआत दरअसल मुझे कब से करनी चाहिए, कब से हम आंसर लिखें। तो ऐसा नहीं होता है कि आज से आपने तैयारी शुरू की तो बिल्कुल आप आज से ही आपने आंसर लिखना शुरू कर देना है। सी आंसर राइटिंग में हमें बहुत सारे डायमेंशंस पता होने चाहिए, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए, और वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच या बहुआयामी सोच तब आती है जब मुझे थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स पे कमांड हो जाता है, राइट। तो डे 1 से आंसर आपको नहीं लिखना है, पहले थोड़ी समझ बनाने की शुरुआत करिए। समझ बनाने के क्रम में पहले विषयों से परिचित होइए। विषयों से जब आपका परिचय हो जाए, अब ये महीने 2 महीने की बात नहीं होती, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई सी चीज़ को 2 महीने में समझ सकता है, कोई 6 महीने में समझेगा, और समय का भी फर्क होता है कि आपने दरअसल अपनी तैयारी कब से शुरू की है। तो आप ये देखिएगा कि जब आपके पास इतनी समझ बनने लगे कि हाँ आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ पा रहे हैं या आप मुद्दों को समझ पा रहे हैं, आप इश्यूज को, जो न्यूज़पेपर में इश्यूज या मुद्दे छपते हैं, आप उनको समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब हाँ ये है कि अब आप आंसर लिखने योग्य हो चुके हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके बेसिक सब्जेक्ट्स की एक नॉलेज हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तब भी आप आंसर लिखने के लिए आप तैयार हैं। अब आंसर लिखने की शुरुआत हमेशा एनसीईआरटी की किताबों से करिए, कि जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और एनसीईआरटी की किताब में वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो जो पीछे लिखे होते हैं चैप्टर के बाद में, वो जो चैप्टर के बाद में क्वेश्चंस लिखे होते हैं, वो दरअसल क्वेश्चंस आपके चैप्टर्स में से ही ढूंढ के बनाए गए होते हैं। ऐसे में जब आप उन क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करते हैं तो एक बार आप उस फ्रेम में आ जाते हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा और मुझे ऐसे ऐसे लिखना है। तो जब आप एक बार उस फ्रेम को पकड़ लेते हैं तो धीरे धीरे जब आप यूपीएससी की तरफ बढ़ते हैं, मतलब जो हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो हमारा दिमाग पहले से उसका यूज टू हो चुका होता है। तो अगर आप बहुत बिगनर हैं तो आप यहाँ से शुरू करें, और अगर आप 2023 का मेंस देने वाले हैं तो अभी हम चर्चा करेंगे ही कि आपको कैसे करना है। और जितने लोग भी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो कम से कम आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी पढ़ाई जो भी चीज़ें पढ़नी है कंटेंट के मैटर पे, आप हर हाल में अक्टूबर तक काम कर लें। एटलीस्ट अक्टूबर तक जब आपकी पढ़ाई हो जाएगी तो नवंबर दिसंबर जनवरी एटलीस्ट आप आंसर राइटिंग पे फोकस जरूर करें, क्योंकि उसके बाद फिर आपको प्री मोड में पढ़ना होगा। फिर आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप वापस से आके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो आपके पास 3 महीने का समय होगा ना प्री के बाद, उसी में फिर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जरा समझते हैं कि हमें क्वेश्चन को टैकल कैसे करना होता है। देखिए एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमारा फोकस ये होना चाहिए कि दरअसल हम पहले प्रश्न को समझें। सबसे पहले मतलब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आए लिखना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गैदर द नॉलेज अबाउट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि दरअसल ये जो प्रश्न है वो कह क्या रहा है, दरअसल ये जो प्रश्न है ये पूछ क्या रहा है, और कहीं ये प्रश्न कुछ बता तो नहीं रहा है। जैसे कई बार सवाल होगा कि जैसे मान लीजिए कि सवाल ये आया कि भारत में गरीबी की दर लगातार बढ़ रही है, ऐसे में सरकार के प्रयास सीमित होते जा ऐसे में सरकार के असीमित प्रयास भी सीमित हो रहे हैं। तो अब क्वेश्चन है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही क्वेश्चन ने इस बात को ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भारत में गरीबी की दर बढ़ रही है। तो आप देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, सवाल में बताया क्या जा रहा है। यानी पहले मेरा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि जब मेरे सामने सवाल हो तो पहले मैं समझूं कि सवाल कह क्या रहा है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, की जो है सवाल का नेचर क्या है, ये जानने की कोशिश क्या कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे पहला है पारिवारिक संबंधों पर घर से काम के प्रभाव का अन्वेषण करिए। ठीक है, अन्वेषण करिए, एग्जामाइन करिए, इसको एग्जामाइन करिए और मूल्यांकन करिए, इवैल्यूएट करिए। तो देखिए अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है घर से काम क्या होता है, हमसे पूछा जा रहा है घर से जो काम लोग करते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम जो करते हैं, इसका पारिवारिक संबंधों पर जो असर होता है, पारिवारिक संबंधों पर जो असर होता है अच्छा होता है या बुरा, ये नहीं कह रहा है। आपको ये पूछ भी नहीं रहा कि अच्छा वाला बताओ या बुरा वाला बताओ, हमसे ये कहा जा रहा है इसकी तुम अन्वेषण करो, इन्वेस्टिगेट करो, और उसके बाद मूल्य का आकलन करो।
मूल्यांकन करके बताओ कि क्या जो है क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप समझ पा रहे हैं? तो आपको अब अपने आंसर में ये नहीं बताना है कि भाई देखो क्या कहते हैं, घर से काम की शुरुआत अब हुई, मतलब कोरोना के समय लोगों ने घर से काम करना शुरू कर दिया तो फिर ये हुआ, तो लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, या लोगों ने लैपटॉप खरीदना शुरू कर दिया, ऑनलाइन कनेक्टिविटी बढ़ गई। नहीं, ये सब नहीं पूछ रहा है। आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि जो घर से काम वाला जो कल्चर है इसका फैमिली इंस्टीट्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सोसाइटी का क्वेश्चन है, फैमिली इंस्टीट्यूशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है, खराब पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है। तो वो उसकी चर्चा आपको दरअसल सवाल में करनी है। तो नाउ फर्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली कि क्वेश्चन दरअसल हमसे कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। फिर दूसरा देखिए, आज से एक एग्जाम्पल और देखिए, दबाव समूह। दबाव समूह अगर आपको पता हो तो दबाव समूह मतलब ऐसे समूह जो सरकार के भाग तो नहीं होते पर इनडायरेक्टली सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। गवर्नेंस में पढ़े होंगे। कह रहा है दबाव समूह भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बात है, ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, ये आपको बता रहा है। क्या यहाँ पे आपको कहीं क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? ये लाइन तो पहले से क्वेश्चन मार्क का मान के चल रहा है कि दबाव समूह भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए पूछ क्या रहा है, बताएं कि व्यवसायिक संगठन सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं। दैट मीन्स कि आपसे जो दबाव समूह है उसके बारे में नहीं पूछ रहा है। तो आप पहली लाइन में शुरू हो जाए, दबाव समूह वे समूह होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, इस रिपोर्ट की माने तो ये। आपको दबाव समूह के बारे में जिक्र तो करना है, लेकिन दबाव समूह इसका प्राइम फोकस नहीं है। दबाव समूह का रेफरेंस लेते हुए आपको अपनी बात करनी है। तो मेरे ख्याल में आप बात समझ पा रहे होंगे कि सर्वप्रथम क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, सर्वप्रथम क्वेश्चन को लिखने के पहले ये समझना जरूरी है कि दरअसल प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न का ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब पहले तो प्रश्न का प्रकृति समझिए, दूसरा प्रश्न का उद्देश्य समझिए कि किस उद्देश्य से, क्या जानने के उद्देश्य से ये सवाल दरअसल हमसे पूछा जा रहा है। उसके बाद आप जब अटेंड करेंगे तो आप ना क्वेश्चन की लाइन में रहेंगे। अब कुछ और चीजों को समझते हैं। जब आपके सामने प्रश्न आते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रश्नों में ना निर्देश दिए होते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना, मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो देखो क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह रहा है, सपोज करिए जैसे मान लीजिए मेरे से इतिहास का कोई सवाल बने कि भारतीय इतिहास में न्यूज़पेपर नहीं बल्कि व्यूज पेपर थे, समाचार पत्र नहीं बल्कि विचार पत्र थे। अब क्वेश्चन आ जाए इसकी चर्चा करो। तो यानी अब इस पूरे स्टेटमेंट की मुझे चर्चा ही करनी है, चर्चा ही करके बतानी है, डिस्कस ही करना है। हो सकता है स्टेटमेंट हो जाए कि इसका परीक्षण करिए यानी एग्जामाइन करिए। तो अब मुझे पूरे स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ परीक्षा करनी है। परीक्षा मतलब पास या फेल करना है, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, हमारा आंसर कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है निर्देश पे। निर्देश मतलब होता है गाइडलाइन, डायरेक्टिव। जैसे डीपीएसपी में लिखा है ना, सरकार को ये करना होगा, ये करना होगा, मतलब पहले से सरकार को बता दिया गया भाई तुम्हें इसी लाइन में चलना है। सेम वे में जब हमारे क्वेश्चन में निर्देश दे दिए जाते हैं तो हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उन निर्देशों के हिसाब से अपने आंसर को लिखें। अब जरा समझिए कि इस तरह की चीजों का मतलब क्या है, क्यों यूपीएससी ने डाला। देखिए अगर आईएएस ऑफिसर्स की बात करें या ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ये इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयनकारी संस्थाएं होती हैं। क्रियान्वयनकारी संस्थाओं के साथ जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो होता है निर्देशों का पालन, राइट। निर्देशों का अनुपालन यानी जो आपको निर्देश दिया जाए आपको उसको फॉलो करना है, ठीक। ऐसा नहीं है ना कि आपको कहीं से वोट लेना है या जनता के बीच में जाना है तो आप अपना प्रचार कर रहे हैं, नहीं, आपको ये तो करना नहीं है। आप तो पर्दे के पीछे रह के काम करने वाले लोगों में से हैं। तो पर्दे के पीछे जो लोग हैं, जो तटस्थ लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, इनको निर्देशों का पालन करना होता है। किन निर्देशों का? जो अस्थायी कार्यपालिका द्वारा प्रदान किए जाएंगे या विधायिका द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे उस आधार पर। तो जब उस आधार पर आपको काम करना है तो आपको कहा जाता है उन्हीं लाइंस पे चलना है, उसी पटरी पे चलना है जो सरकार ने आपको निर्देश दे दिए हैं। यदि आप उसको नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप डेविएट हो रहे हैं। और हमारे क्वेश्चंस में जब ये निर्देश वाले शब्द देके दरअसल हमसे यही चेक करी जाती है, हमसे यही एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि एक्चुअल में सरकारी निर्देशों का आप कितना भली भांति जो है
आप पालन करते हैं? क्या आप में वो योग्यता है कि आप निर्देशों के दरमियान में ही बने रहें, आप उसी पैरामीटर, उसी खांचे को फॉलो करें? इसीलिए आंसर राइटिंग में बहुत ज़रूरी है कि हम इन निर्देशों के मतलब को समझें। हमें पता ही नहीं होता कि मूल्यांकन करना है तो दरअसल मुझे करना क्या है। इसीलिए जो निर्देश वाले शब्द है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्राइम है। दिस इज द रीजन ओनली दैट आई हैव टू आइडेंटिफाई, आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट शुड आई हैव टू राइट व्हेन दिस काइंड ऑफ डायरेक्टिव हैज बीन गिवन इन माय क्वेश्चन। मतलब अगर इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के सवालों में जब मुझे निर्देश दिए रहेंगे तो मुझे उनमें लिखना क्या है। अब कुछ उदाहरण से हम लोग इस बात को जरा समझते हैं। जैसे कई बार आप देखते होंगे सवाल में आता है परीक्षण करें, परीक्षण करें, और कई जगह आता है आलोचनात्मक परीक्षण करें। परीक्षण नहीं, कई बार आएगा परीक्षा करिए, और कई बार आएगा आलोचनात्मक परीक्षण। एक एक को जरा समझते हैं। इंग्लिश में कहेंगे एग्जामाइन, एग्जामाइन और क्रिटिकली एग्जामाइन। ठीक है, तो करना क्या होगा? जैसे बचपन से लेके आज तक आप लोगों ने एग्जाम तो खूब दिया होगा, परीक्षा देते ना एग्जाम, यूपीएससी का भी क्या है एग्जाम्स। तो जब एग्जाम्स हमारा टीचर लेता है हमसे, जब हम याद करिए अपने 10वीं वाले बोर्ड के एग्जाम को, तो एग्जाम में हमारी हर तरीके से परीक्षा होती थी ना। पीटी भी होता था, फिजिकल टेस्ट भी होता था, मोरल टेस्ट भी, वो मोरल वैल्यूज़ की भी जो बुक्स होती थी वहाँ पे भी, मैथ्स की भी, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट थे, साइंस, सोशल स्टडीज, सबका एग्जाम हम देते थे। और सोशल स्टडीज सारे एग्जाम देने के बाद फिर हमारा सम टोटल निकाला जाता था, और सम टोटल के बाद हमें बताया जाता था कि भाई तुम पास हुए या फेल हुए, कितने नंबर से पास हुए, कितने नंबर से फेल हुए, तुम्हारा आंकड़ा लगभग जो ग्रोथ का आंकड़ा है वो कितना है, यही तो था ना। इसी तरीके से यदि यदि सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस चीज का परीक्षण करो, परीक्षा करके बताओ, तो परीक्षण में सीधा सीधा मुझे उस पूरे स्टेटमेंट की एक 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 सुनियोजित पड़ताल करनी होगी, विधिवत पड़ताल करनी होगी, और विधिवत पड़ताल करके, विधिवत एग्जामाइन करके, स्क्रूटिनाइज करके ये देखना होगा कि ये जो चीज़ है वो मतलब कितने कितने अंकों के साथ पास हो रहा है। ठीक है, कहाँ तक जो है ये सफल रहा है, कितना सफल रहा, कितना नहीं रहा। और अगर अगर इसी सवाल में आलोचना लग जाती है, आलोचना मतलब किसी भी सवाल में अगर आलोचना लग जाए, ना केवल एग्जामाइन के पहले, किसी भी शब्द के पहले जब क्रिटिकल वर्ड आ जाता है, तो क्रिटिकल में आपको दोनों होना पड़ता है। देखिए, एक शब्द होता है क्रिटिक्स, एक वर्ड होता है कंडेम। हिंदी में कहें तो एक शब्द है आलोचना और दूसरा शब्द है निंदा। जब मुझे किसी की निंदा करनी होगी तो मैं सिर्फ उसकी बुराई करूंगी। मतलब ये है, अगर मान लीजिए मैंने कहा मोदी जी के बारे में मुझे कोई बोले और मुझे मोदी जी की निंदा करनी है, तो मैं सिर्फ बुराई बुराई बताना शुरू कर दूं कि अरे कुछ नहीं, रोजगार वगैरह नहीं है, पढ़ाई का स्तर नहीं है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा, तो मैंने सिर्फ बुराई करनी है। लेकिन जब हम आलोचना की बात करते हैं तो आलोचना मतलब होता है तटस्थ रहते हुए। तटस्थ रहते हुए मतलब आप न्यूट्रल हैं, आपको प्लस भी देखना है, आपको माइनस भी देखना है। तो आलोचना का मतलब होता है आप प्लस भी देख रहे हैं, आप पॉजिटिव साइड, सकारात्मक पहलू भी देख रहे हैं, और आप उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी देख रहे हैं। तो जब कभी भी यहाँ पे वर्ड आ जाए क्रिटिकल, तो करनी तो आपको परीक्षा ही है। तो परीक्षा के बाद आप क्रिटिकल होके जब बताएंगे, तो वैसे ही जैसे याद करिए जब हम रिजल्ट में, सपोज करिए जब हम लोग कभी रिजल्ट लेने जाया करते थे 8वीं 9वीं 10वीं में, तो होता क्या था, मान लो सपोज करो आपके 80% मार्क्स आए, तो टीचर बताते थे ना कि तुम ये कर लो, देखो तुम्हारे में अंदर ये बहुत बड़ी खराबी है, तुम बात बहुत करते हो क्लास में, तुम ऐसा भी करते हो, इसलिए तुम्हारे इतने नंबर कम हुए, देखो तुम्हारे साइंस में इतने नंबर कम है, सोशल स्टडीज में तो तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इस ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है। तो बस वही चीज़ आपको भी क्वेश्चन में करनी है कि यदि एग्जामाइन है, यदि सिर्फ वर्ड एग्जामाइन है, तो आप बता दीजिए कि यहाँ 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 ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब वर्ड क्रिटिकली एग्जामाइन है, यानी आलोचनात्मक परीक्षा है, तो उस आलोचनात्मक परीक्षा में आप दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे। आप ये भी बताएंगे कि इन इन मूल्यों पे ये चीज खरी क्यों नहीं उतर रही है। ठीक है, तो दोनों चीजों को बताएंगे। आलोचना में मतलब आपको दूसरा साइड भी उजागर करना होगा कि भाई ये वाला जो चीज है इस वजह से नहीं हुआ, या यहाँ पे ऐसा ऐसा करने की जरूरत थी वो नहीं की गई, तो वो आ गई आपकी आलोचनात्मक परीक्षा। जैसे एग्जाम्पल से देखें तो आप और इसको समझेंगे। क्वेश्चन देखिए, यदि पिछले कुछ दशक एशिया की विकास गाथा के थे, तो अगले कुछ दशक अफ्रीका की विकास गाथा के होने की उम्मीद है। ये 2022 का सवाल है। कह रहा है यदि पिछले, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, यदि पिछले कुछ दशक एशिया की विकास गाथा के थे, तो अगले कुछ दशक, आने वाले दशक अफ्रीका की विकास गाथा होने की उम्मीद है। उम्मीद है, इसमें जो फोकस वर्ड देखिए, उम्मीद, हो भी सकता है नहीं भी। ठीक,
अब कह रहा है देखो ये चीज तो इस क्वेश्चन में एक्सेप्ट करे, फिर कह रहा है इस कथन के आलोक में हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का, भारत का नहीं, भारत के प्रभाव का क्या करना है, परीक्षा करनी है। ठीक है, कि अफ्रीका में भारत का प्रभाव कैसे कैसे, इसकी आपको परीक्षा करनी है, एग्जामाइन करना है। तो परीक्षा में सबसे पहली बात आपको ये बताना होगा कि भारत का प्रभाव, भारत नहीं, भारत का प्रभाव, प्रभाव का मतलब क्या है, देखिए प्रभाव का मतलब क्या होता है कि जब सामने वाला हमारे सामने ना भी हो तो भी हम उसकी नीतियों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या जब दूर दूर हो तो भी हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये बॉलीवुड का हमारे बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि रणबीर कपूर आपका दरवाजा खटखटा के बोल रहे हैं कि डांस करके दिखाओ बर्फी पे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने, उनका जो किया हुआ काम है वो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। सेम वे इंडिया के ऐसे क्या क्या काम है अफ्रीका में, जो अफ्रीका में इंडिया की जो नीति है या अफ्रीका में भारत की जो का जो प्रभाव है इसको बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे सॉरी क्या जो यात्राएं हुई हैं हमारे पीएम की या और अन्य विशिष्ट लोगों की, उससे अफ्रीका पे क्या प्रभाव पड़ा, भारत ने अफ्रीका के देशों के लिए कहीं कोई नए सेंटर्स तो नहीं खोले, कहीं हम अफ्रीका से कुछ मंगा तो नहीं रहे, आयात निर्यात तो नहीं कर रहे हैं। जैसे याद होगा नामीबिया और इन सब से आया था ना शेर और ये सारा कुछ। तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जिससे जो है इंडिया कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा युगांडा को हमने गाय वाय दी थी। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसका प्रभाव पड़ रहा है एशिया के देशों पे, इसको आपको एग्जामाइन करना है। वर्ड देखिए, फोकस करिए, परीक्षा करिए। परीक्षा मतलब हाँ ये किया जा रहा है, तो मतलब जैसे हम इसमें क्या करेंगे, सामाजिक स्तर पे कितना कर रहा है। सपोज करो सामाजिक स्तर में 100 नंबर का काम करना चाहिए, समाज में ये चीज़ें इंडिया ने की, तो हाँ इतना लगभग 90% काम इंडिया कर दिया, 90% इन्फ्लुएंस सामाजिक स्तर पे पड़ गया। अब क्या करिए, इकोनॉमिक देख लीजिए, आर्थिक देख लीजिए, यानी हर फिर इसके बाद राजनीतिक देख लीजिए, यानी हर मूल्यों पे आप इसकी परीक्षा कर लीजिए। ठीक है, किसकी परीक्षा कर लीजिए कि हाँ भारत का प्रभाव कैसा है और क्यों भारत को अपना प्रभाव बनाना है। भाई भारत को प्रभाव बनाने की जरूरत क्यों है, तो ये स्टेटमेंट बता रहा है क्योंकि अभी के जो दशक थे वो एशिया के दशक थे और आने वाले दशक अफ्रीका के हो सकते हैं। तो इसीलिए जब आप अपने प्रभावों की या अपना परीक्षण कर रहे होंगे, प्रभावों का परीक्षण कर रहे होंगे, तो आप जो बेस लेंगे कहाँ से लेंगे कि भाई क्यों, क्योंकि जो पहले था वो क्योंकि जो क्योंकि जो भी चीज़ें पहले थी वो कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि आने वाली सदी अब आने वाली जो सदी है वो पहले एशिया की थी, अब जो है आने वाली सदी अफ्रीका की हो सकती है। इसलिए भारत को प्रभाव बनाना है। इसलिए हर लाइन बाय लाइन या हर जब तथ्यों का आप अवलोकन करें तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में जरूर इस चीज़ को रेफर करते हुए चलें, कैसे एशिया की सदी थी और कैसे अफ्रीका की सदी होगी, और कैसे एक मतलब एक ऐसी सदी जो विकास के पथ पर चल पड़ी और एक ऐसी सदी जो विकास के पथ पर चलने वाली है, दोनों में कैसे कोऑर्डिनेशन बनेगा, तब जाके फिर आपने इसका सही आंसर लिखा। सपोज करो यहाँ पे तो लिखा परीक्षण और यहीं पे अगर शब्द हो जाता आलोचनात्मक परीक्षण, तो आपको क्या करना होगा, फिर आपको ये भी बताना होगा। जैसे सपोज करो आप राजनीतिक मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, तो आप बताएंगे राजनीति में ये काम हमने किया जैसे प्रभाव बढ़ा है, लेकिन फिर आप उन मुद्दों की भी चर्चा करेंगे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राजनीति में या राजनीतिक मूल्यों पर ऐसा और कर देते तो और अच्छा रहता, या राजनीतिक मूल्यों को हम और इस तरीके से करते तो हम ऐसे भी कर सकते थे, राइट। तब होगा आलोचनात्मक परीक्षण। मेरे ख्याल में आप बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब कुछ और चीजें देखें। जैसे एक वर्ड है टिप्पणी करें, फिर आता है आलोचनात्मक टिप्पणी करें। टिप्पणी इसको इंग्लिश में कहते हैं कमेंट, कमेंट। टिप्पणी करें इसको इंग्लिश में कहेंगे कमेंट करना है। जैसे टिप्पणी अगर हम सोचे, कमेंट करना हम सोचे तो एक चीज आपने देखा, आप सबसे ज्यादा कमेंट कहाँ करते हैं, यूट्यूब में वीडियो के नीचे आप जाके क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, फेसबुक के नीचे कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम में कमेंट करते हैं, ट्विटर पे चलो खैर ट्वीट करते हो लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कमेंट ही तो है। तो कमेंट में दरअसल हम और आप करते क्या है, हम और आप अपने विचार लिखते हैं। मेरे विचार से ये, दिस इज कमेंट, दिस इज माई कमेंट, है ना, कमेंट कर देते हैं। कमेंट करते हैं ना फेसबुक के नीचे, कितनी भी गंदी फोटो हम लिख देते हैं, ब्यूटीफुल, नाइस, ये हो, तो ये क्या है, मेरा कमेंट, यानी ये मेरा अपना विचार है, राइट। तो जब कभी भी टिप्पणी वाली क्वेश्चंस आते हैं तो कुल मिला के बात याद रखिएगा कि यहाँ आपके विचार जानने की कोशिश हो रही है। टिप्पणी में आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है कमेंट।
अब जब कभी भी कमेंट की बात करते हैं तो कमेंट इन मूल्यों पर होना चाहिए कि भाई आप जब टिप्पणी कर दे किसी पे, जैसे मान लो सपोज करो मैं आपसे क्लास ले रही हूँ, मतलब सपोज करो आप मेरे सामने बैठे रहते, ऑफलाइन क्लासेस हम ले रहे होते और कोई बच्चा आपस में बात करने लगता, आपस में ही फुस 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 फुस, मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया यहाँ पे, कह रहे पढ़ने लिखने नहीं आते हो, ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे बात करने के लिए बैठे हुए हो। तो ये कहीं ना कहीं मैंने कमेंट किया, लेकिन कुछ ना कुछ देख के, कह रहे ये तो बात कर रहा था, इससे बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए ऐसा हो सकता है, तो मैंने क्या कर दिया, कमेंट। तो यानी जब कभी भी हम कमेंट करेंगे तो उसके साथ साथ मुझे तथ्य देना जरूरी होता है कि किन आधारों पर आप ये कमेंट कर रहे हैं, क्यों। दरअसल आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं और ऑफिसर को पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडाइज पे काम नहीं करना होता है। ऐसा नहीं होता ना कि मन कर रहा है, मान लेते हैं, मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे यदि मेरे से कोई बोले कि मतलब सपोज करो ऐसे पूछे कोई कि जो भारत में गरीबी है, भारत की गरीबी की जो जिम्मेदार है वो भारत की सरकार है, टिप्पणी करें, कमेंट करें। तो अगर मैं बोलूं कि हाँ भारत की सरकार जिम्मेदार है, तो मैं किन तथ्यों पे कह रही हूँ, कि मतलब क्या कोई डाटा है, क्या कोई आंकड़ा है जिसके आधार पर मैं अपनी बात को प्रूव कर सकूं। ऐसा नहीं होगा कैसे मेरा मन किया या मतलब कहीं मैंने सुना था या अंदर से आत्मा बोल रही है ऐसा हो रहा है। तो टिप्पणी जब कभी भी होगा तो टिप्पणी का सिंपल मतलब होता है जहाँ पे यू विल हैव टू गिव योर ओन थॉट्स, योर ओन व्यू, योर ओन ओपिनियन इन द आंसर्स, कि आप इस चीज को लेके क्या सोचते हैं, आपका मत क्या है। लेकिन हाँ, आप एक सिविल सेवक हैं तो सिविल सेवक का मत कभी भी पूर्वाग्रहों पर नहीं होता। तो आप किन तथ्यों के आधार पर वो बात कह रहे हैं, किन शर्तों के आधार पर वो बात कर रहे हैं, किन रिपोर्ट्स का आपने हवाला दिया है, ये जरूर इंपॉर्टेंट होता है। तो जब कभी भी आपके सामने कोई सवाल आए जिसमें आपको टिप्पणी करने को कहा जाए, तो जो खास चीज है वो आप याद रखिएगा कि यहाँ आपको तथ्यों के आधार पर या साक्ष्यों के आधार पर अपने बात को सिद्ध करना होगा, तब जाके वो क्या होगा, कमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देखें तो आप समझ पाए। जैसे देखिए ये भी 2022 का ही सवाल है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए सीखते समय कमाएं, यानी अर्न वाइल यू लर्न, सीखो और कमाओ स्कीम नाम सुने होंगे, अर्न वाइल यू लर्न, कमाई योजना को मजबूत करने की आवश्यकता है, टिप्पणी करें, यहाँ पे करे भी है, टिप्पणी करें। क्या कह रहा है, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए सीखते समय कमाई योजना को मजबूत करने की आवश्यकता है। ये तो क्वेश्चन ने ये बात मान ली, स्वीकार कर लिया कि है आवश्यकता। इस पे दरअसल हम आपकी राय जानना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको टिप्पणी करके बताना होगा, जैसे आप कुछ डेटा का हवाला दें कि ग्रामीण जनसंख्या क्यों नहीं जो है सीखना चाहती है, क्योंकि उनके पास जो है रोजगार के अवसर कम है। यहाँ पे आप बहुत सारी रिपोर्ट्स का हवाला दें कि इस फला रिपोर्ट में या एनसीआरबी के डेटा में या जो भारत सरकार का जो वाणिज्य मंत्रालय है एनएसएसओ का डेटा है, एनएसओ का डेटा है, उसमें ये बातें उजागर की गई हैं, या किसी रिपोर्ट में इस बात का अगर उल्लेख किया गया है। तो जब आप अपने विचार दें ना, तो उनको तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर अपनी कमेंट को करें। तो कमेंट मतलब जहां पे यू विल हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन इन द आंसर्स। आई थिंक यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि टिप्पणी करने में क्या करते हैं, टिप्पणी में क्या टिप्पणी करते हैं, कमेंट कैसे करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज आपने और देखा होगा, कई बार सवाल में ये इस तरह के भी कीवर्ड्स रहते हैं, विश्लेषण करें और आलोचनात्मक विश्लेषण करें। देखिए इसमें ऐसे कहा जाएगा, इंग्लिश में लिख देते हैं एनालाइज, और आलोचनात्मक को लिखेंगे क्रिटिकली एनालाइज। एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज, तो इसमें क्या करते हैं, अच्छा अगर आप में से आप लोगों ने में से कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा होगा, एटलीस्ट 12th तक अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो लैब में हम लोग क्या करते थे, एनालिसिस ही करते थे ना। जैसे सपोज करो एनालिसिस करके मान लो मुझे कोई लेट से कि कोई सोल्यूशन मिल गया है, कोई मिक्सचर मिल गया है। अब मुझे टेस्ट क्या करना होता था कि इस मिक्सचर में या ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये किन किन एटम से मिलके बना हुआ है। जैसे मतलब इसमें, हाँ अच्छा मैंने टेस्ट किया, सपोज करो कि मेरे सामने यूरिया है, अब मैंने यूरिया को टेस्ट करके देखना है कि अच्छा ये किन किन चीज़ों से, किन किन अवयवों से मिलकर बना हुआ है। तो मैं एनालिसिस ही तो कर रही थी। एनालिसिस मतलब तोड़ तोड़ के देखना, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना, तोड़ तोड़ के समझना। जैसे आप देखते होंगे
सीबीआई सीरियल जो आता है, दया वाला जो दरवाजा तोड़ता है, वो क्या करते हैं, एक एक चीजों का एनालिसिस ही करते हैं ना, कि एक मान लो लाश के पास ये कपड़ा मिला तो ये खून मिला, ये खून के धब्बे मिले तो ये लंबे बाल मिले, ये छोटे बाल मिले और ये नाखून मिले हैं। तो एक एक अवयव जो भी आसपास मिला है उन सबकी डिटेल फाइंडिंग को ही एनालिसिस कहते हैं, राइट। तो जहाँ कहीं भी एनालिसिस होता है वहाँ पे आपको उस पूरे मैटर को तोड़ना होगा डिफरेंट पार्ट्स में, और डिफरेंट पार्ट में तोड़ने के बाद, मतलब विभिन्न भागों में तोड़ने के बाद आप एक एक भाग को समीक्षा करिए, आप एक एक भाग का एनालिसिस करिए, ठीक। लेकिन वहीं जब वर्ड आ जाता है क्रिटिकल होकर एनालिसिस करिए, तो आपको क्या करना होगा, जहाँ कहीं भी वर्ड क्रिटिकल आए आप मान जाइएगा, समझ जाइएगा कि यहाँ इसके दूसरे आयामों की भी चर्चा हमको करनी है। मतलब जब आपने एनालिसिस कर दी तो आपको बताना है कि हाँ भाई इसमें ये घटक है, और अलग अलग अवयवों की आपने चर्चा कर दी कि इस अवयव में एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया, ऐसा पाया, ऐसा पाया। लेकिन जब आलोचना करें तो आलोचना को ऐसे समझे, जैसे सपोज करो फॉग और स्मॉग, दो नाम सुने ना, फॉग FOG फॉग और SMOG यानी स्मोक प्लस फॉग। अब जब मैंने इसकी एनालिसिस करनी, वो भी क्रिटिकल होके, तो मुझे ये बताना होगा कि चलो फॉग में स्मॉग मिला तो स्मोग हो गया, फॉग में स्मोक मिला तो स्मॉग हो गया, तो अब ये भी बताना होगा कि स्मोग से नुकसान कहाँ कहाँ तक है। यानी जब कभी भी वर्ड क्रिटिकल आएगा तो आपको जो दूसरा पहलू है, यानी एनालिसिस करने के बाद आपने जो 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 पाया, तो उसके काउंटर का जो एग्रीमेंट होगा ना, काउंटर का जो आर्ग्यूमेंट होगा, उसको भी आपको साथ साथ देते चलना है कि अच्छा ये है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन देखें तो समझें आप, देखिए यहाँ पे सवाल है, कह रहा है भारतीय समाज में संघर्ष उतने सामाजिक नहीं है जितने कि वे आर्थिक प्रकृति के हैं। फिर से देखिए, भारतीय समाज में संघर्ष उतने सामाजिक नहीं है। पहले पहला जो मतलब मेरा स्टेप होगा, पहले मैं प्रश्न को समझूं। भारतीय समाज में क्या संघर्ष, ओहो हाँ, भारतीय समाज में जो संघर्ष है वे उतने सामाजिक नहीं है जितने कि उनकी प्रकृति क्या है, आर्थिक आर्थिक प्रकृति के हैं। इसका मुझे करना है विश्लेषण। तो अब मैं क्या करूं, पहले संघर्ष का जरा दायरा तो खोलूं। संघर्ष में किस संघर्ष की बात कर रहा है, कैसे संघर्ष? तो संघर्ष मतलब वो चीजें जो हम पाना चाहते हैं, वो चीजें जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करने में मुझे जो डिफिकल्टीज को मतलब देखना पड़ा है, जो डिफिकल्टीज है उसी को क्या कहेंगे, चुनौतियां, वही क्या हो जाएंगे मेरे लिए संघर्ष, है ना। तो इसमें कहा जा रहा है जो संघर्ष है वो सामाजिक प्रकृति की नहीं है, मतलब समाज के लेवल पर उतना संघर्ष नहीं देखना पड़ता जितना अर्थ के लेवल पर देखना पड़ता है। इसका अगर आपको एनालिसिस करना है तो आपको तोड़ना होगा कि संघर्ष में ये संघर्ष है, ये भी संघर्ष है, रोटी कपड़ा मकान जुटाना संघर्ष है, या नौकरी पाना संघर्ष है, या क्या संघर्ष के क्या मायने हैं आपके लिए, उसको आपको पहले ब्रेक करना होगा, और फिर एक एक में चेक करना होगा हर अवयव में सामाजिक की तरफ पलड़ा ज़्यादा भारी हो रहा है या आर्थिक की तरफ पलड़ा ज़्यादा भारी हो रहा है, और तब जाके आप एक सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। मेरे ख्याल में आप बात समझ पा रहे होंगे कि जब आपके सामने सवाल आए, मतलब यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस आए, तो हमें जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहले आप क्या करें, प्रश्नों की प्रकृति को समझें, प्रश्नों का नेचर समझें कि दरअसल प्रश्न हमसे कहना क्या चाहता है। फिर प्रश्नों में लिखे हुए निर्देश को समझें कि प्रश्न हमें निर्देश क्या दे रहा है, क्या ये मूल्यांकन कह रहा है, क्या ये टिप्पणी कह रहा है, या ऐसे बहुत सारे वर्ड आपने सुनोगे ना, चर्चा कर रहा है, कहने को कह रहा है, या विवेचना कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या निर्देश दे रहा है। तो मुझे उसी निर्देश के दायरे में रखते जो है अपने आंसर को लिखना होता है। जैसे एक और शब्द आता है मूल्यांकन करिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवैल्यूएट, इवैल्यूएट करिए, मूल्यांकन इवैल्यूएट। अब यदि इवैल्यूएशन की बात हो तो मूल्यांकन को तोड़ो तो वर्ड क्या होगा, मूल्य का आकलन, मूल्य का आकलन करिए। जैसे सपोज करो कि मैं कोई बाजार से सामान खरीदने जाऊँ, लेट्स से कि ज़्यादातर मूल्यांकन आपकी मम्मी ज़्यादा अच्छा करती होंगे, सब्जी लेने जाती हैं तो वो प्याज वाला और आलू वाला बोलते हैं ना कि आलू 20 रुपये हैं या 20 रुपये किलो हैं, तो मम्मी तुरंत क्या करती है कि नहीं 20 का थोड़ी 15 का है, कहाँ से तुम्हारा 20 का होगा, वो तो 15 का ही दे रहे हैं, ये आलू की क्वालिटी ऐसी है। यानी उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उस मूल्य का आकलन करके देखा कि क्या ये जो सामने वाली चीज़ है ये इतना ही मूल्य रखती है, राइट। और अगर हम इसको इंग्लिश में समझे, जैसे कि और इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है,
जैसे आप किसी किसे कहते हैं ना मेरा आंसर इवैल्यूएट कर दीजिए, इवैल्यूएट करके जरा बता दीजिए कि कितना हम सही लिख रहे हैं। तो इवैल्यूएशन मतलब कि आपका एक नंबर होगा, 20 नंबर, 10 नंबर। अब 10 नंबर के हिसाब से अगर मैं आपका इवैल्यूएशन करूं, मैं आपके मूल्य का आकलन करूं, तो 10 नंबर में से आप कितना मूल्य रखते हैं, यानी 10 में 10 आपका मूल्य है, 10 में 8 है, या 10 में भी 1-2 है। तो जब कभी भी मूल्यांकन होता है तो जरूर होता है फिर समाधान, यानी मैंने मूल्य तो इतना आंका, तो मूल्य आंकने के बाद आपको भी बताना होगा ना कि फिर क्या करें। तो वहां पे क्या देंगे आप, अपना अपने रिफॉर्म्स भी देंगे। जैसे जब भी कभी आप कहते हैं ना टीचर से इवैल्यूएट करो, तो बाद में बताते हैं ना देखो इसको ऐसे कर लो, ये चीजें कर लो, ऐसा लिख लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसी को कहते हैं इवैल्यूएट करना, मूल्य का आकलन करना, जहाँ पे आपको ना केवल ये बताना होता है कि ये चीज कितने में है या इसका मूल्य कितना है, और उस मूल्य को बढ़ाने के लिए या अगर उस मूल्य को और अच्छा करना है तो मुझे क्या करना होगा, ये भी इसमें एक्सपेक्टेड रहता है आपसे। जैसे आलू वाले को बताते ना मम्मी कि अगर ये 25 में लेना होता तो वहीं से ना ले लेते, उनका ऐसा ऐसा आलू था, उसका तो ये वाला आलू था, और मतलब अच्छे वाले आलू थे, तुम्हारे तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े आलू हम ले लेते, राइट। तो दिस इज द वे जहाँ पे आपको इवैल्यूएट करना होता है। जरा एग्जाम्पल देखिए तो शायद आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाए। उदाहरण देखिए, क्या आरटीआई ने हमारी शासन व्यवस्था पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला है? मूल्यांकन करें। तो अब आपको मूल्य को आंकना है कि क्या सच में आरटीआई ने ऐसा काम किया है, क्या सच में आरटीआई ने शासन व्यवस्था यानी गवर्नेंस सिस्टम में उल्लेखनीय, उल्लेखनीय जिसका लिखित किया जा सके, यानी मतलब लिख लिख के बताए जाने वाला जो प्रभाव है वो डाला है क्या। मूल्य का आकलन करने के बाद आपको बताना होगा किस हद तक जो है किया है प्रभावित, है ना, किस हद तक प्रभावित किया है और किस हद तक और प्रभावित कर सकता था, किस हद तक आरटीआई ने ये काम किया, किस हद तक इसने शासन व्यवस्था में उल्लेखनीय काम किया। शासन व्यवस्था के जो मतलब आयाम होते हैं वो क्या है, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, है ना, शुचिता, इनको लाने में कितना हद तक काम किया और कितने हद तक और काम करने की जरूरत थी। ठीक है, तो ये चीजें आपसे एक्सपेक्टेड होंगी जब क्वेश्चन होगा मूल्यांकन का। तो ये कुछ जैसे टिडबिट्स हमने कहा कि आप के सामने जब सवाल आए तो पहले आप क्या करें, प्रश्नों को समझें, फिर निर्देशों पे जाएं कि निर्देश दरअसल आपको क्या दिया जा रहा है, फिर आते हैं और हमें आंसर राइटिंग में क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। ठीक, जब हमें कोई क्वेश्चन लिखना होता है, सपोज करो कोई भी मेंस का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में ये पेन आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए सपोज करिए हमारे सामने मेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को पहले मुझे ब्रेक करना होगा 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में हम अपने आंसर को ब्रेक करके लिखते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन का, फिर आता है आपका मेन बॉडी, मेन बॉडी, और फिर आपको करना होता है इसका कंक्लूजन। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग पहले मैथ्स के क्वेश्चंस करते थे ना, कि पहले हम मान लेते थे माना ये जो वैल्यू है ये x है, या जब कभी भी हमें कोई फिगर ड्रॉ करना होता था ना, कोई कोण बनाना होता था, एंगल बनाना होता तो हम पहले लिखते थे ना कि हमें क्या चाहिए, रचना के पद, रचना में क्या चाहिए, या केमिस्ट्री में जब प्रैक्टिकल करते थे तो लिखते थे ना कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारा कुछ क्या है। तो ये सब जो पहले आप लिखते थे यही आपको इसमें देना होगा, आपको बताना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे करना है, फिर मेन बॉडी लिखनी होगी, फिर कंक्लूजन लिखना होगा। यानी आंसर के 3 मेजर पार्ट होते हैं कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन क्यों, ताकि आप एग्जामिनर को ये बता सके कि आप अब किस दिशा में प्रयास करने वाले हैं। मेन बॉडी मतलब जो पूछा जा रहा है आप उस लाइन में बताएं, और कंक्लूजन मतलब जहाँ पे आप उस चीज़ को बैलेंस कर दें कि आपने क्या जो पूछा गया उसका सही तरीके से उत्तर दिया या नहीं। जितना मैंने एनालाइज किया स्टूडेंट्स की कॉपी वगैरह देख के, तो कि सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है ना, जो सबसे ज़्यादा चुनौती कह लीजिए आती है, वो इसी में आती है कि हम अपने आंसर को शुरू कैसे करें, कैसे हम इसका स्टार्ट करें। यानी इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट वाइल राइटिंग द आंसर ऑफ द मेंस। सबसे बड़ा क्रूशियल पार्ट आपका आंसर का यही होता है, इंट्रोडक्शन कैसे करें। देखिए इस पहले ज़रा समझते हैं। जब हम इंट्रोडक्शन कहते हैं ना, परिचय लिखने के लिए कहते हैं, तो
वैसे तो परिचय करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप परिचित करा रहे हैं किसी को तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, परिचय जब हम किसी का किसी से कराते हैं तो इसके तो बहुत सारे तरीके होंगे, कैसे भी आप किसी का भी इंट्रोड्यूस कर लीजिए। कोई हैंडशेक करके परिचय करता है, कोई नमस्ते करके करता है, यानी तरीके तो बहुत है ना। तो इसी तरीके से जब हम अपने आंसर का इंट्रोडक्शन करते हैं, अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड, वेरियस मेथड्स बाय यूजिंग विच यू कैन इंट्रोड्यूस योर आंसर्स। लेकिन कुछ बेसिक तरीके क्या होंगे, जैसे सबसे पहले तो आप क्या करिए, प्रश्नों की प्रकृति को समझिए कि क्या आप पूछने जा रहे हैं, उसके जो कीवर्ड है उनको अंडरलाइन कर दीजिए। कीवर्ड मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें खास बात क्या है, किस किस मुद्दे के चारों तरफ आपका सवाल घूम रहा है, उस मुद्दे को अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे अभी हमने देखा ना आरटीआई वाला सवाल, तो आरटीआई में आरटीआई मेन मुद्दा है या शासन व्यवस्था मेन मुद्दा है, उस कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए। अब हम अपने आंसर को शुरू करें तो किस किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, या तो जो कीवर्ड है आप उसको परिभाषित कर दीजिए। अब यदि आपको कोई वैसा डेफिनेशन याद आ रहा हो, जैसे किसी चीज़ की डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक ने दी है, आईएमएफ ने दी है, या किसी चीज़ की डेफिनेशन लेट से आपके किसी नीति आयोग ने दी है, तो आप वो परिभाषा लिख लीजिए। नहीं याद आ रही है तो आप अपने शब्दों में एक परिभाषा बनाइए, लिख दीजिए, परिभाषित कर दीजिए। तो ये एक ईजिएस्ट मतलब आपको किक दे देगा अपना आंसर शुरू करने के लिए, तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो तुलना करा दें, कंपैरिजन करा दें, तुलना करा के अपने क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए लेट से कि क्वेश्चन आए कि गांधी ने हरिजनों के उत्थान में जो भूमिका निभाई वो कहीं ना कहीं समाज में आरक्षण को बढ़ावा देने वाला था, कुछ भी ऐसा सवाल आता है तो अच्छा होगा कि मैं देखूं कि इससे मिलता जुलता चीज क्या है, जहां से मैं तुलना करा सकूं, जहां से मैं अपने आंसर को स्टार्ट ले सकूं। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं ज्योतिबा फुले से या आपके अंबेडकर से इस चीज की तुलना करा सकते हैं। तो हम क्या करें, अंबेडकर और गांधी की तुलना कराते हुए अपनी बातें जो है शुरू कर दें। या जैसे मान लो क्वेश्चन सपोज करो संवैधानिक मूल्यों पे आए, तो संवैधानिक मूल्यों को लेकर जो मतलब तुलना अगर मुझे करानी है, तो संविधान सभा में मैंने बहुत नाम पढ़े हैं, संविधान सभा के बारे में मैंने कई ऐसे लोगों के नाम सुने जिनके लिए मूल्य अलग अलग थे संविधान को लेकर के। तो उन 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 जो थॉट्स हैं वहां पे आप तुलना करा के आप अपनी बात शुरू कर दीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा स्टार्ट देने का तरीका है अपने आंसर्स को। चलो, परिभाषित करा दिया, तुलना करा दिया। इसके अलावा यदि लगता है कि आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, या बेसिकली इकोनॉमी का, या आपका साइंस एंड टेक का, या इकोलॉजी का, तो आप देखते होंगे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और आईआर, है ना, इन सब में हम बहुत सारी रिपोर्ट्स, डेटा, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। तो यदि आपके दिमाग में कोई भी डेटा है, कोई भी तथ्य है, कोई भी फैक्ट है जो प्रूवन फैक्ट हो, ठीक है, स्थापित तथ्य हो, तो आप वहां से अपनी बातें शुरू करिए। जैसे सपोज करो किसी चीज को लेके, जैसे सपोज करिए स्वच्छता को लेके कोई क्वेश्चन है। अब स्वच्छता को लेके लेट से कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ शहर बनाया गया, ये डेटा मुझे याद है। सपोज करिए कोई क्वेश्चन भ्रष्टाचार के बारे में है, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यदि कोई डेटा दिया है कि जो इंडिया की रैंकिंग है वो यहाँ से शुरू है, या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, तो हम जैसे हमें ये पता है कि वर्ल्ड बैंक ने अभी इतना जो है डॉलर का या इतना जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया में डेवलपमेंट के लिए। तो यदि मुझे कोई भी फैक्ट, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी कमिटी की बात याद आ रही है, तो मैं चाहूँ तो वहां से अपनी बात शुरू कर दूं। आप डेटा देते हुए भी उस मतलब तथ्य को बताते हुए भी अपनी बात शुरू कर सकते हैं। ठीक, अब परिभाषित कर दीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, डेटा कर लीजिए। कई जगह पे ऐसा होता है कि आप अज्यूम कर लीजिए कि हाँ ये चीज़ है। जैसे मैं जैसे कोई क्वेश्चन हुआ कि भारत में गरीबी की दर लगातार बढ़ती जा रही है ना, जैसे मैथ्स में होता था ना कि हम पहले अज्यूम कर लेते थे कि हाँ माना, जैसे कहता था कि लास्ट में मान लो जो कहता था ना कि जो लेट से कि वर्ग है या स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड्स, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, प्रूफ करो। तो हम अज्यूम ही यहाँ से कर लेते थे कि माना कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल हैं, और उसके बाद लास्ट में उस अजम्पशन को प्रूफ कर देते थे। तो आप चाहें तो किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत अज्यूम करके भी कर सकते हैं कि ठीक है अज्यूम किया और वहाँ से हमने अपनी बात शुरू कर दी। तो जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन आता है कि लेट से कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है
उसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन वो जो सुधार है वो निजता का हनन नहीं होना चाहिए। या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में जो विभाजन हुआ वो समय की दरकार थी, समय की दरकार थी, और फिर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप अज्यूम कर लीजिए कि हाँ ये समय की दरकार थी। तो आप अपनी लाइंस को, अपने क्वेश्चन के स्टार्ट को पहले ही अज्यूम करके करते हुए जब चलते जाएंगे तो लास्ट में आप कंक्लूजन में फिर इसको जस्टिफाई कर दीजिए कि जो आपने शुरू में क्वेश्चन में अज्यूम किया था वो किस हिसाब से अज्यूम करके आप अपनी बात, यानी किस हिसाब से आपने सोच के ये पूरे तथ्यों को रखा था। तो आप क्या करें, अज्यूम करके भी अपनी बात शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल मैथ्स की तरह। ठीक। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा जैसे मतलब चाहें तो अगर आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लें तो केवल कि आप एनेक्डोट बना के भी अपने आंसर्स को शुरू कर सकते हैं। अब एनेक्डोट का मतलब क्या होता है, छोटी सी एक लघु कथा, जैसे बिल्कुल एनसीईआरटी की किताबों की तरह कि राम सीता से बोलता है कि सीता जो है बाजार जाएगी, और ये वो जो जो छोटी बहुत कहानी। या एक बार बच्चों ने अपनी अध्यापिका से पूछा कि ये जो चांद तारे हैं वो हमसे कितनी दूर हैं। तो एनसीईआरटी अपनी बातों की शुरुआत इस तरह से करती है ना, जहाँ पे 2-3 लाइन में ये समझ में आ जाए कि आप इस मतलब क्वेश्चन की लाइन में कितना फिट बैठ रहे हैं। जैसे सपोज करो क्वेश्चन आ जाए, लेट से नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में जो भी क्राइसिस हो रही है, तो वहाँ पे आपसे कोई सवाल आता है, अफवाह को लेके कोई सवाल आता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लेके कोई सवाल आए, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एनेक्डोट बना ले सकते हैं कि एक दिन जो ओशन है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है तो क्वेश्चन मतलब आपको कहानी भी वैसी बनानी पड़ेगी। एक दिन ओशन अपने मित्र आइजोल से पूछती है कि जो है बताओ यहाँ से अफवाह कब हटेगा, क्योंकि इसने तो हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन करके रखा है, और ओशन के जो पिता हैं वो कई दिनों से घर पे आ नहीं रहे हैं। ऐसे में ओशन डर के अपने मित्र से पूछती है, मतलब लाइक दैट वे यू कैन स्टार्ट योर आंसर बाय फ्रेमिंग एन एनेक्डोट। हाँ, लेकिन इसमें ये जरूर याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि पूरा एक आध पेज का आपका एनेक्डोट ही हो गया। इतना बड़ा एनेक्डोट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी हार्डली 20 to 25 वर्ड्स। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका एनेक्डोट बनने लगेगा। ठीक है, कभी मौका मिला तो जब कभी फर्दर आपसे कभी बातें होंगी आंसर राइटिंग पे, तो हम एक एक टॉपिक को भी उठा के आपसे डिस्कस करेंगे कि परिभाषित करते हो तो परिभाषित कैसे करते हैं, तुलना करते हैं तो कुछ एग्जांपल्स लेके आपसे बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में आप और ज़्यादा इसको समझ पाओगे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही होगी तो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन करने का तरीका है आपके सवाल का। इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी में 2 चैलेंज आते हैं। 2 चैलेंज क्या क्या, पहला कि भाई अपना आंसर मैं पैराग्राफ में लिखूं, पैसेज में लिखूं, या जो है अपने आंसर्स को मैं पॉइंटर्स में लिखूं। पॉइंटर में या पैराग्राफ में। अब इसमें खास बात याद रखिएगा कि आप अपने ऊपर लेके सोचो कि जब आपके सामने कोई नोट्स आता है तो आप पैराग्राफ में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं या पॉइंटर्स में। बट ऑब्वियस सी बात है कि अब क्या है ना, पॉइंटर्स हर किसी के लिए कन्वीनियंट है। अब क्या हमेशा से कि जब पॉइंटर्स होता है ना तो हर बार मतलब मैं काम के मुद्दों को आराम से देख लेती हूँ, पॉइंटर्स में अपनी बात कर लेती हूँ। तो पॉइंटर्स हमेशा अच्छे नंबर दिलाते हैं। बहरहाल यदि आपको क्वेश्चन की बहुत अच्छी समझ ना हो, जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन का 20 से 30% आइडिया है, लेकिन अब ये मत सोचिएगा कि हमें क्वेश्चन बिल्कुल ना आता हो। तो यदि आपने प्रीलिम्स अपना क्लियर कर लिया है और आप मेंस लिखने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो पक्का आता होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं आ रहा होगा। तो आप वहाँ पे ये कोशिश जरूर करें कि जब अगर आपको बहुत कम आइडिया है, 20 से 30% आइडिया है, तो आप पैराग्राफ में लिखें तो आसानी होती है। क्यों आसानी होती है, इस पे भी आते हैं। देखो, जब कभी भी हम पॉइंटर्स में कोई आंसर लिखते हैं ना, तो हर पॉइंट में आपको इंट्रोडक्शन भी होता है, कंक्लूजन भी होता है, इंट्रोडक्शन भी होता है, कंक्लूजन भी होता है। ऐसे में यदि आपकी विषय परक समझ अच्छी नहीं होगी तो हर पॉइंट में इंट्रो कंक्लूजन बनाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। फिर उस कंडीशन में अगर आप पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं तो मतलब इट्स ओके और इट्स बेटर टू राइट इन द पैराग्राफ, राइट। बट इफ़ यू हैव दैट आइडिया, अगर आपको 70% 65% क्वेश्चन का थॉरो आइडिया है, देन गो फॉर द पॉइंटर्स। तो फिर आपको पॉइंटर्स में जाना चाहिए। बाकी बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आपका जो आंसर है वो पैराग्राफ और पॉइंटर्स का एक अमलगमेशन हो। मतलब आप पहले इंट्रोडक्शन अपने पॉइंटर्स में, मतलब पैराग्राफ में करिए, फिर मेन बॉडी में आप पॉइंटर्स पे आ जाइए, तो वो और अच्छा कन्वीनियंट होगा। सेकेंड चीज़ कि जब आप अपना आंसर लिख रहे हो पॉइंटर्स में, तो आप
का पॉइंटर समझ में आए, मतलब ऐसा ना हो कि उसी में बहुत सारे लोगों की कॉपी होती है ना, समझ में ही नहीं आता कि अगला पॉइंट आया कहाँ से। ठीक, तो पॉइंटर्स एकदम ऐसा इस तरीके से करिए, हाइफन के नीचे हाइफन, कि एक ये है, फिर इसी के नीचे ये है, ताकि एक क्रम बना रहे कि अच्छा ये कई सारे आपने पॉइंटर्स में अपनी बातें कही हैं। ठीक, अब जब अपनी बातें आप लिखेंगे पॉइंटर्स में, तो ये आपके जो निर्देश दिए होंगे ना, जो भी हम लोगों ने चर्चा की, कमेंट है ना, इवैल्यूएट, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी मेन बॉडी के पॉइंटर्स क्या होंगे। यदि उस क्वेश्चन में चर्चा करनी है तो आपका जो मतलब मेन बॉडी के जो पॉइंटर्स होंगे उनका लिखने का तरीका कुछ और होगा। यदि उस क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना है तो देखो आता सबको उतना ही है, लेकिन जो तरीका होगा ना लिखने का, वो अप्रोच आपकी बदल जाएगी। यदि आपसे लेट से क्रिटिकली एग्जामाइन कह रहा है तो यहाँ मेन बॉडी में आंसर राइटिंग का जो अप्रोच होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। यदि आपसे कहीं ना कहीं कमेंट कह रहा है तो बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको अपनी बातें लिखनी होंगी। इस तरीके से जब आप अपना मेन बॉडी लिखते हैं तो फिर ये आपको ज़्यादा एक बेहतर पोजीशन में लेके आता है। अब मेन बॉडी से ही जुड़ा हुआ एक और मुद्दा होता है, वो है डायग्राम्स। ठीक, अब बहुत सारे टॉपर्स भी कहते हैं, सीनियर्स भी कहते हैं कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम अच्छे नंबर दिलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या डायग्राम अच्छे नंबर दिलाते हैं? तो डायग्राम आपको अच्छे नंबर दिलाते हैं, बिल्कुल दिलाते हैं, लेकिन जब वो डायग्राम थोपा हुआ ना हो, ऐसा ना हो कि मतलब अब लोगों ने कह दिया डायग्राम बनाने से नंबर मिलता है तो चलो मैं आप कुछ तो बना ही दूं। नहीं, इट शुड नॉट बी लाइक दैट वे कि हमें बनाना ही है। तो डायग्राम आपको बनाना है, बनाइए, और डायग्राम इंट्रोडक्शन में बनाए, मेन बॉडी में कंक्लूजन है तो मेन बॉडी में बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब डायग्राम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। डायग्राम की जो बात है, ये मान के चलिए डायग्राम इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ योर आंसर। डायग्राम आपके आंसर को प्रतिस्थापित नहीं करता है। डायग्राम आपके आंसर के पॉइंटर को पढ़ने के लिए एक अच्छी समझ दे देता है। जैसे सपोज करो मुझे भारत के बारे में पढ़ना है कि भारत का जो भूगोल है वो ऐसा है, यहाँ पे प्रायद्वीप है, यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे कोस्टल एरिया है, ये मैं पढ़ रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ, मतलब अच्छा यहाँ समुद्र है, ये तट लगा है, ये इतना बड़ा पेनिनसुला है, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रही हैं। वहीं बगल में किसी ने मुझे मैप में भी बना के दिखा दिया कि दिस इज द प्लेन, दिस इज द कोस्टल एरिया, दिस इज द माउंटेन एरिया। अब क्या होगा कि पढ़ने के बाद जब मैंने वो डायग्राम देख लिया तो मुझे समझ में आएगा अरे ये कहना चाह रहे थे क्या। यानी जब मेरे सामने उसी लिखी हुई चीज का एक शॉर्ट नक्शा या कह लीजिए कि डायग्राम या एक तरीके का लीनियर चित्र ला के रख दिया जाता है, तो मेरे लिए उस चीज का, उस पूरे विषय वस्तु को समझना और आसान हो जाता है। आपको अपने आंसर में जो डायग्राम्स आप बनाएं तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप आंसर में वो चीज़ नहीं लिखेंगे, आप लिख रहे हैं, लिख के बता रहे हैं, लेकिन उस लिखी हुई चीज़ की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप जो है डायग्राम्स बनाते हैं। तो डायग्राम का सिंपल मतलब ये होता है जैसे आपके दाल में छौंक लगाना है ना, सिंपल दाल बना दी तो भी दाल तो खाने लायक ही रहेगी, लेकिन जब हम उसमें थोड़ा सा फ्राई वगैरह कर देते हैं तो उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो बस उस टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए आपको डायग्राम बनाने होते हैं। अब इट टोटली डिपेंड्स, ये ज़रूरी भी नहीं कि आप हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाएं। अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, अदरवाइज इट्स बेटर टू लीव। दूसरी चीज़ कि ऐसा ना हो कि डायग्राम आपका थोपा हुआ लगे, जबरदस्ती बना रहे हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम बनाने की बात है, ड्राइंग करने की बात नहीं है। जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, वहाँ ड्राइंग बनाने लगते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आया अर्बनाइजेशन, अब आप वहाँ पे रोड और कार और पेड़ और सड़क बना रहे हैं, तो दिस विल नॉट एड ऑन मार्क्स इन योर आंसर्स। यहाँ पे क्या होगा, डायग्राम मतलब जो आपके आंसर की समझ को इन्हेंस करे, आपके आंसर की गुणवत्ता को बढ़ा रहा हो, वही डायग्राम। तो डायग्राम आपके कैसे हो सकते हैं, या तो आप डायग्राम में क्या करिए, मतलब इजीएस्ट वे क्या क्या है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आईआर का क्वेश्चन है, आप मैप से बना सकते हैं। इवन तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में महाजनपद को आपको लोकेट करना, आर्यावर्त को बताना है, गो फॉर मैप, मैप बनाइए अपने डायग्राम में ताकि वो समझना आसान हो। मैप के अलावा आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो मेरे से कोई क्वेश्चन आए कि कांग्रेस की विकास यात्रा दादा भाई नेहरू से लेके गांधी तक कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरी है, इसकी चर्चा करें। तो अब मैं क्या करूं, चाहूं तो यहाँ पे ग्राफ भी बना दूं कि यहाँ पे एक 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 ले लेते हैं नीतियाँ, यहाँ पे ले लेते हैं नेता,
ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ये हो गया आपका प्रार्थना पत्र वाली, पहले वो लोग प्रार्थना पत्र देते थे, तो यहाँ पे था। इसके बाद फिर जब तिलक लोग आए तो विरोध किए, ये यहाँ पे गया। गांधी आए तो बहिष्कार ले गए, असहयोग ले गए, तो यहाँ असहयोग, सविनय अवज्ञा, ये यहाँ पे लिखते जाइए। यहाँ पे लीडर का नाम लिख दीजिए, तिलक, नेहरू, गांधी। और यहाँ पे गांधी जी पे गया तो ये एपिटोम पे पहुंच गया, तो ग्राफ के थ्रू आप अपनी बात को बता दीजिए। ये यहाँ से भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो या तो मैप बना दो, ग्राफ बना दो, ठीक है। ग्राफ बनाने के अलावा आप चाहें तो वेन डायग्राम बना सकते हैं। सी सैट में पढ़े होंगे ना वेन डायग्राम, ठीक है। जैसे मैं देखूं इस तरह के सवाल आ जाएं कि भारत में जो कृषि है जिसका उसका विमेनाइजेशन हो गया, फेमिनाइजेशन हो गया, इस पर आपको चर्चा करनी है, तो आप कृषि को दिखा दीजिए कि कितना % इसमें मेल का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक सर्कल किया, मैंने दिखा दिया कि जो अब फेमिनाइजेशन है इसका मतलब लगभग लगभग इतने भाग पे फीमेल है और जो बच्चा है केवल इतने पे ही मेल है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी बात कर लीजिए। वेन डायग्राम बना सकते हैं, तो आप चाहें तो मैप बनाएं, आप चाहें तो ग्राफ बनाएं, आप चाहें तो वेन डायग्राम बनाएं। इसके अलावा टेबल बना सकते हैं आप, ठीक है। टेबल बना के आप अपनी बातें लिख सकते हैं। जैसे मेरे से क्वेश्चन आए कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो अब संविधान की विशेषता मैंने लिखी, अब बाकी मैं क्या करूं, यहाँ पे लिखो संविधान की विशेषता और कुछ टेबल्स बना के रख दूं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन अप्रोच या जो जरूरी बात है वो ये याद रखिएगा कि डायग्राम बनाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब मुझे आंसर नहीं लिखना है या डायग्राम ने आंसर को रिप्लेस कर दिया। आंसर तो आपको लिखना ही है, लेकिन बस इतना होता है कि डायग्राम बनाने से आपके आंसर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। सेकंड चीज कि कई बार लोग डायग्राम पेजेस भरने के लिए भी बना देते हैं कि चलो ठीक है भाई, मुझे कोई उतनी ही जानकारी पता है, तो मैं क्या करूँ, स्मार्टली इसको थोड़ा सा प्ले करूँ, अब यहाँ पे थोड़ा डायग्राम मैं बड़ा कर दूँ तो पेजेस थोड़े से फिल लगेंगे, तो इस वे में भी डायग्राम बनाया जाता है। बट जो सबसे खास बात यह है कि डायग्राम को थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। अब और देखिए, अब आते हैं कंक्लूजन पे कि हमारे आंसर का कंक्लूजन हम कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप देखो आपका जो क्वेश्चन है वो कितने शब्दों में लिखना है। सपोज करिए हमें 250 वर्ड्स में अपने आंसर को देना है, तो लेकिन अब ये मत सोचिएगा कि 250 है तो 250 शब्दों में ही मुझे अपने आंसर को लिखना है। आप मतलब अगर आप अपनी बात 200 शब्दों में भी कह पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 10-15 शब्द आपके बढ़ रहे हैं तो भी ठीक है। बस ये होता है कि 200 शब्दों के बाद आप 500 में ना करें, क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्पेस होता है जिसमें आपको अपने आंसर्स को कंप्लीट करना होता है, फिर वो छोटा छोटा सा लगेगा, ठीक। अब मान लो 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 150 शब्द आप अपनी मेन बॉडी के लिए बचा लो और आप 75 शब्द का इंट्रो और 75 शब्दों का कंक्लूजन रखें। 75 में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए अकॉर्डिंगली। आप अपने 150 शब्दों वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको फिर वहाँ पे किस हिसाब से आंसर देना है। देखिए जो कंक्लूजन होता है वो डिपेंड करता है वही आपके निर्देशों पे। यदि जैसे आपके क्वेश्चन में निर्देश है इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएट मतलब अब आपको लास्ट में मूल्यांकन के बाद कितना मूल्य आपने आंका उसका मतलब कंक्लूजन देना जरूरी होता है कि कंक्लूजन के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे। एग्जामाइन, जब कभी एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, यानी यहाँ पे जो कंक्लूजन होगा वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे एग्जामाइन है तो यहाँ पे आपके हिसाब से रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ओरिएंटेड कंक्लूजन है या ओपिनियन होगा। कई जगह पे क्वेश्चन आपको रिफॉर्मेटिव कंक्लूजन देने होंगे, राइट, कि ये मेरा ओपिनियन है। कई जगह पे आपको बताना होगा सुधार के लिए यही चीजें करनी जानी चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टिव्स व्हिच हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, कि क्या आपके डायरेक्टिव दिए हैं उसी के क्रम में आपको अपना कंक्लूजन लिखना होता है, उसी के क्रम में आपको बताना होता है कि दरअसल मतलब आप अपने किस नतीजे पर पहुंचे अंतिम में, ठीक है। तो ये होता है आपका कंक्लूजन का तरीका। इस तरीके से आप अपनी बात को कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन में अगेन पॉइंटर में लिखें या पैराग्राफ में। जैसे मान लो अगर आपको सुझाव देना है तो अच्छा होगा कि आप पॉइंटर्स में लिख दें, इससे पता चलेगा कि आपने कई सारे सुझाव दिए हैं। यदि आपको चर्चा का कोई अपना जवाब दे, जैसे क्वेश्चन में चर्चा है, अब आप वहाँ पे कंक्लूड करें तो आप समराइज वे में देंगे, तो वहाँ पे आपको पॉइंटर्स से ज़्यादा अच्छा होगा कि पैराग्राफ में लिख दें। तो इसीलिए इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें जो आंसर राइटिंग है वो पैराग्राफ में करनी चाहिए या पॉइंटर्स में करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है, या ये समझिए कि इन दोनों के अमलगमेशन पे यदि आप अपना मतलब आंसर राइट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जब आप
दोनों का साथ लेके चलते हैं, पॉइंटर्स और पैराग्राफ का। ठीक, तो ये तो बेसिक बातें रही आंसर राइटिंग की। इसके बाद देखते हैं कुछ डोंट्स जो कि हमें आंसर राइटिंग में नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ज़्यादा फ्लावरी वर्ड मत लिखिए। फ्लावरी मतलब बहुत लच्छेदार बातें मत लिखिए घुमा फिरा के। जैसे अब मुझे सपोज करिए गांधी क्वेश्चन में आ रहे हैं, या लेट से नेहरू क्वेश्चन में आ रहे हैं, अब मैं लिखे पढ़े हूँ भारत का एक कर्मठ, एक ऐसा नेता जिसने न केवल भारत की दिशा बदली, बल्कि भारत का ये वो योग्य दैदीप्यमान चांद है, ये अद्वितीय सूर्य है जिसकी रोशनी, मतलब आई थिंक यू अंडरस्टूड कि जो फ्लावरी वर्ड्स है ट्राई टू अवॉइड, बी वेरी सिंपल। आप अपने दूसरे, पहला तो क्या फ्लावरी वर्ड्स यूज़ ना करें, दूसरा क्या है बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का यूज़ ना करें। ठीक है, बी वेरी सिंपल, बी वेरी इजी, क्रिस्प। तो बहुत क्लिष्ट शब्दों का यूज़ ना करें। क्लिष्ट मतलब जटिल शब्दों का, बहुत ऐसे शब्द ना हो कि मतलब एकदम ठेठ हो, एकदम संस्कृत आपने लिख दी हिंदी के नाम पे, या इंग्लिश में भी ऐसे शब्द मत लिख दीजिए जो आम बोलचाल में आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वही शब्द, उस तरह के शब्द आपको यूज़ करने हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए होते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने से थोड़ा बचिए। फिर आपके आंसर में फ्लो बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपके आंसर में फ्लो बना रहना चाहिए। तो फ्लो मतलब क्या होगा, सपोज करो आप आंसर लिख रहे हो लेट्स से भारत के एलपीजी रिफॉर्म्स पे। अब एलपीजी रिफॉर्म्स में पहले आपने लिखा कि फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब आपने लिखा कि फैमिली पे ये इम्पैक्ट हुआ। अचानक फिर आपने लिखना शुरू कर दिया बाजारों पे ये इम्पैक्ट हुआ। अचानक आपने लिख दिया युवा पे ये इम्पैक्ट हुआ। फिर आपको याद आ रहा है फैमिली में तो एक बात छूट गई, फिर से लिखे जा रहे फैमिली। यानी आपके आंसर में एक फ्लो बना रहना चाहिए। पहले अगर आपने फैमिली लिखना शुरू कर दिया तो पहले फैमिली को के सारे आयाम को कंप्लीट कर लीजिए, पहले सारी चीज़ों का डिस्कस कर लीजिए, सारे मूल्यों का अवलोकन कर लीजिए। इसके बाद आप किसी दूसरे उस पे किसी दूसरे आयाम को टच करिए। अदरवाइज वो क्या होगा, हैफेजर्ड लगेगा, बिखरा हुआ लगेगा, और बिखरी हुई चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगती, व्यवस्थित चीज़ें ही सबको अच्छी लगती। तो आपके आंसर में व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए पहले ही पॉइंटर्स को अपने दिमाग में चॉक आउट कर लीजिए कि किस किस फ्लो में आपका आंसर चलने वाला है। फिर यानी आप जब फ्लो मेंटेन करेंगे तो यहीं से आपका ऑर्डर बन जाएगा आंसर का, राइट, कि आपके हिसाब से प्राथमिकता आपने किन किन चरणों को किस किस हिसाब से दी है। तो आप अपने आंसर में ऑर्डर मेंटेन करिए कि पहले ये मेरे हिसाब से ये है, फिर ये है, फिर ये है, और इस वे में ही आप अपना आंसर लिखें। फिर कुछ जो ज़रूरी चीज़ें जिसको हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं वो है हम पंक्चुएशन, इनका ठीक से ध्यान नहीं देते। होता क्या है, पूर्ण विराम भी लगा रहे हैं और यहाँ पे लिखे हैं तथा, यहाँ पे कॉमा भी लगा रहे हैं और यहाँ पे और भी लिख रहे हैं। डोंट डू सच थिंग्स। ठीक है, यदि पूर्ण विराम लग गया तो विराम लग गया भाई, वहाँ पे तथा उथा नहीं लगेगा। तो ट्राई टू अवॉइड दीज सिली मिस्टेक्स, राइट। इसके अलावा कोशिश करें कि ग्रामर मिस्टेक आप ना करें, चाहे हिंदी में आंसर लिखें या इंग्लिश में। ग्रामेटिकल मिस्टेक अच्छी नहीं लगती, मतलब बहुत नैरो सा दिखता है। तो ग्रामर की जो मिस्टेक्स है, ट्राई टू अवॉइड दिस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स, राइट। तो ये कुछ डोंट्स हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, ट्राई करिएगा, अवॉइड करिएगा। अभी आप प्रैक्टिस के जोन में है, प्रैक्टिस के मोड में चल रहे हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस को इस तरीके से करिए कि आप इन सारी जो चुनौतियां हैं, ये सारे जो हर्डल्स हैं, उसको पार कर लें। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो ये सेशन था, स्पेशल सेशन, उसके समापन की ओर हम आ चुके हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इसके साथ साथ यदि आपके और कोई क्वेश्चन है आंसर राइटिंग को और बेहतर कैसे किया जाए, या आपको लगता है कि कुछ और सेशंस आने चाहिए जिसमें कि इंट्रोडक्शन को अच्छा कैसे करें, मेन बॉडी को और अच्छा कैसे करें, या डायग्राम और अच्छा कैसे बनाएं, डायग्राम कैसे बनाए जाने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव और या अपने जो दुविधा है, अपनी जो परेशानियां हैं, वो ज़रूर बताइएगा। अकॉर्डिंगली आई विल प्लान टू टेक मोर सेशंस ऑन द पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग। मेरे ख्याल में आज की क्लास आपको ज़रूर बेनिफिशियल लगी होगी, आपकी थोड़ी हेल्प हो पाएगी। बाकी कुल मिला के याद रखिएगा, हम सब लोग आपकी मदद के लिए हैं, लेकिन ये सारी मदद संभावना जो है आपकी जो रिजल्ट में तब कन्वर्ट होगी जब आप अपने आंसर्स को लिखेंगे।
सो सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आप इस दिशा में लिखना शुरू करिए। इस तरीके की जो चर्चाएं हमने की, इस कंडीशन में इस तरीकों को अपना के आप अपने आंसर्स को लिखिएगा और फिर देखिएगा कि आप में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे इंप्रूव भी कर जाएंगे। एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है ना कि आज लिखा और आज ही सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना, एक दिन भर्ती तो अगले दिन चक्रवर्ती। सेना में चक्रवर्ती बनने के लिए कई सारे युद्ध लड़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इस दिशा में प्रयास करेंगे और बेहतर परिणाम की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। थैंक यू।